अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाय हुज़ैफा। आज की वीडियो में हम HTML के बेसिक टैग्स को पढ़ेंगे। अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए एक परफेक्ट स्टार्ट है। क्योंकि इस वीडियो में हम HTML के बेसिक टैग्स जैसे कि H1 टैग, P टैग, A टैग और इसी तरह बहुत सारे टैग्स हम पढ़ेंगे और एक बेसिक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें सिर्फ HTML का स्ट्रक्चर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो मैं अपने डेस्कटॉप पर आ गया। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया बेसिक्स ऑफ HTML। आप भी इसी तरह एक फोल्डर बनाइए और इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरा VS कोड का लेआउट है। इसी तरह आपको VS कोड दिखेगा। अगर आपको नहीं पता कि VS कोड किस तरह इंस्टॉल करना है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप अपने क्रोम को ओपन करें और यहाँ पर टाइप करें VS कोड और यहाँ से VS कोड का अपना एक ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन करें और डाउनलोड फॉर विंडोज़ पर क्लिक करें। तो थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका VS कोड जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, मैं इसको क्रॉस करता हूँ और मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया। इसी तरह जब आप अपना VS कोड इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहाँ एक्सटेंशन पर आकर सर्च करेंगे HTML CSS, क्योंकि हमने HTML CSS को चलाने के लिए ये एक एक्सटेंशन है, ये इंस्टॉल करना होगा HTML CSS सपोर्ट। तो इसको इंस्टॉल करके आप HTML को रन कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ अपने कोड पर। यहाँ से मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसको मैं नाम दूँगा index.html। ये फ़ाइल का नाम जो मैंने इंडेक्स लिखा है, ये आप कोई भी नाम ले सकते हैं, अपना नाम भी ले सकते हैं, कुछ भी, लेकिन ये .html जो है ये आपको लिखना लाजमी है। तो यहाँ से मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि पहले मैं HTML लिखूँ और इसके अंदर मैं एक हेड बनाऊँ, हेड के अंदर मैं एक टाइटल में मैं एक नाम लिखता हूँ HTML बेसिक्स और इस हेड के नीचे मैं एक बॉडी भी क्रिएट कर सकता हूँ और इसी बॉडी के अंदर मैं अपना कोड स्टार्ट करूँगा। लेकिन अगर आप VS कोड को फॉलो करते हैं, VS कोड इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसमें आपको डायरेक्टली एक एक्सटेंशन मिलता है, एक पावर मिलता है कि आप डायरेक्टली HTML के बॉडी को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आप अपने कीबोर्ड में Shift 1 टाइप करें और इसको एंटर करें तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का वो आ जाएगा। इसमें जो पहला नंबर टैग है doctype HTML, ये ब्राउज़र को बताता है कि आपका ये फाइल जो है ये डॉक्यूमेंट टाइप ये HTML है। इसके अंदर ये HTML का टैग है यहाँ से लेकर यहाँ तक और length = en का मतलब है कि ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये इंग्लिश में है। इसके अंदर उसी तरह हेड है और हेड में आप सिर्फ ये टाइटल को देखें। मैं आपको बताता हूँ कि टाइटल क्या है। यहाँ पर जो ऊपर लिखा है W3 स्कूल ऑनलाइन वेब ट्यूटोरियल, तो ये इस वेबसाइट का जो टाइटल है वो यहाँ पर शो होता है। इसके बाद जो ये बॉडी का टैग है, यहाँ पर आप जो भी लिखते हैं वो इस वेबसाइट में यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स का वो आपका इस ब्राउज़र के बॉडी में शो होगा। जैसे कि यहाँ पर एक न्यू बार है और इसके अंदर नीचे यहाँ पर कुछ लिंक्स है पेजेस का और ये सर्च बटन है। तो इसी तरह हम भी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम फुल HTML के बेसिक टैग्स को पढ़ेंगे। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कुछ कोड लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल H1 में मैं होम लिखता हूँ, तो आपका ब्राउज़र में किस तरह शो होगा उसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन वो डाउनलोड किया है, लाइव सर्वर। तो इसी तरह मुझे यहाँ पर एक बटन शो होता है गो लाइव जी। तो मैंने यहाँ पर होम लिखा H1 में, H1 का मतलब है हेडिंग, और मैं गो लाइव पर क्लिक कर लेता हूँ तो आपका ये कोड जो है ये क्रोम में रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होम आ गया क्योंकि ये हमने बॉडी में लिखा था और जो डॉक्यूमेंट्स का टाइटल है वो है डॉक्यूमेंट। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए आप सिंपली इस डॉक्यूमेंट की जगह होम लिख के तो आप देख सकते हैं जो टाइटल है वो होम के नाम से चेंज हो गया है। तो ये मैंने जो अभी गो लाइव पर क्लिक किया और ये वेबसाइट आ गया। तो इसके लिए आप सिंपली यहाँ पर सर्च करें लाइव सर्वर और ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल करें। तो आप यहाँ पर जो भी कोड लिखेंगे तो वो डायरेक्टली अपडेट होगा आपके ब्राउज़र पर।
लाइव पर अपडेट आने के लिए आप पहले ये लाइव सर्वर इंस्टॉल करें और उसके बाद यहाँ फाइल में आकर ऑटो सेव को एनेबल करें। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ऑटो सेव है ऑप्शन वो टिक हो चुका है, मतलब आपका कोड अभी कंट्रोल एस के बगैर भी सेव होगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक नोट्स का सेक्शन बनाया है html.txt। अगर आप एक फाइल को txt एक्सटेंशन देंगे तो वो इसको एज टेक्स्ट कंसिडर करेगा, मतलब ये कोई रन नहीं होता, ये सिर्फ नोटपैड की तरह रन होता है। जिस तरह आप MS वर्ड में टेक्स्ट लिखते हैं तो इसी तरह हम txt को यूज़ करके यहाँ पर भी उसी तरह नोट्स हम बना सकते हैं। तो सबसे पहला है हेडिंग। तो इसी तरह मैं आपको बताता हूँ MS वर्ड में कि हम MS वर्ड में हेडिंग किस तरह यूज़ करते हैं। मैंने MS वर्ड को लिया, यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, दिस इज़ अ हेडिंग। तो ये एक हेडिंग है, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से H1 सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह मैं इसको कॉपी करके एक दूसरा हेडिंग भी क्रिएट कर लेता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से हेडिंग 2 सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा हेडिंग है, ये सबसे छोटा है। इसके बाद कोई और भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसको मैं नाम दूंगा, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा हेडिंग 3। तो एक सीक्वेंस में हेडिंग है, तो सबसे जो हमारा मेन प्रायोरिटी हेडिंग होता है उसको हम हेडिंग 1 कंसिडर करते हैं, फिर लो प्रायोरिटी को हेडिंग 2, इसी तरह हेडिंग 3। लेकिन MS ऑफिस में यहाँ पर मुझे सिर्फ हेडिंग 4 तक शो होता है, लेकिन HTML में 6 टाइप हेडिंग्स होते हैं। अगर मैं अपने HTML फाइल को ओपन करूँ और यहाँ पर मैं कुछ हेडिंग्स डाल दूँ, यहाँ पर मैं लिखूँ H1 और इसके अंदर लिखूँ दिस इज फर्स्ट हेडिंग और इसको मैं गो लाइव करूँ यहाँ से, तो आप देख सकते हैं दिस इज फर्स्ट हेडिंग आ गया। अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको मैं करता हूँ हेडिंग 2 HTML। तो इसको मैंने कर दिया H2 का मतलब है ये उससे सेकंड वाला हेडिंग है। अभी मैं अगर रिजल्ट देखता हूँ तो दिस इज हेडिंग 2 आ गया, लेकिन ये हेडिंग आप देख सकते हैं ये उससे छोटा है। इसी तरह मैं क्रिएट कर लेता हूँ पूरे 6 हेडिंग्स H3, H4, H5, H6। तो आप देख सकते हैं मैंने 6 टाइप के हेडिंग्स बना लिए। ये फर्स्ट हेडिंग है, ये सेकंड है, इसको मैं नाम भी चेंज करता हूँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6th नंबर हेडिंग। तो अभी हम इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये है फर्स्ट हेडिंग जो सबसे बड़ा है, सेकंड हेडिंग उससे थोड़ा छोटा है और 6th हेडिंग वो सबसे छोटा है, 5 उससे बड़ा है, 4th उससे बड़ा है। तो इसी तरह आप MS वर्ड की तरह भी यहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हेडिंग्स बना सकते। तो ये हो गया हमारा हेडिंग का सेक्शन। अभी हम पढ़ेंगे पैराग्राफ। जिस तरह मैं यहाँ पर एक नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकता हूँ, दिस इज माय पैराग्राफ एंड MS वर्ड, तो उसी तरह मैं यहाँ HTML पर भी पैराग्राफ बना सकता हूँ। पैराग्राफ के लिए मैं सिंपली टाइप करूँगा फी टैग यूज करके मैं पैराग्राफ को लिख सकता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ दिस इज माय पैराग्राफ एंड HTML और अगर मैं इसका रिजल्ट चेक करूँ तो दिस इज माय पैराग्राफ एंड HTML। तो सिंपली आपने यहाँ पर सिर्फ फी टैग यूज करना है और आपका पैराग्राफ वो क्रिएट हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली है, हेडिंग किस तरह क्रिएट करते हैं, इसके बाद पैराग्राफ किस तरह क्रिएट करते हैं, इसके बाद आते हैं, इसके बाद हमारा है लाइन ब्रेक। BR टैग को यूज़ करके हम लाइन को ब्रेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पर MS वर्ड में कुछ बड़ा सा टेक्स्ट बना लूँ और मैं यहाँ से एंटर करके लाइन को ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन आप HTML में जाहिर सी बात है आप एंटर को प्रेस करके लाइन को ब्रेक नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम सिंपली यूज़ करते हैं लाइन ब्रेक। अगर मैं यहाँ पर कुछ और टेक्स्ट भी इसके साथ ऐड करूँ तो आप देख सकते हैं जो बड़ा सा टेक्स्ट है वो आ गया है। ये इतना सारा टेक्स्ट मैंने जनरेट कर दिया। अब मैं इसके बीच में यहाँ पर लिखता हूँ BR और मैं एंटर करता हूँ। तो BR का टैग यूज करके मैं लाइन को ब्रेक कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट HTML है उसके बाद हमारा लाइन ब्रेक हो गया। इसी तरह मैं यहाँ पर माई के बाद एक BR लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं HTML दिस इज माई, उसके बाद लाइन ब्रेक हो गया। तो BR टैग को यूज करके आप HTML में लाइन को ब्रेक कर सकते हैं।
ओके, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है हॉरिजॉन्टल रूलर। तो हॉरिजॉन्टल रूलर को अगर हम MS वर्ड में वो टाइप कर दे, आप देख सकते हैं जिस तरह MS वर्ड में हमारे पास ये रूलर आता है, तो इसी तरह हम HTML में भी एक रूलर बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रूलर। इसके लिए सिंपली अगर मुझे इस हेडिंग के बाद एक रूलर ऐड करना हो तो मैं यहाँ पर लिखूंगा HR मतलब हॉरिजॉन्टल रूलर। मैं अपने कोड में चेक करूँ तो 6 हेडिंग के बाद एक रूलर क्रिएट हो चुका है। तो इसी तरह इजीली आप हेडिंग को, इस टेक्स्ट को यूज करके, अगर मैं इसको 4 HR लिखूं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं जो 4 लाइन्स है हॉरिजॉन्टली वो आ चुके हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इमेज। आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स में देखा होगा कि उसमें इमेजेस आते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के इमेजेस। तो अभी हम पढ़ेंगे कि आप HTML में इमेज किस तरह क्रिएट करते हो। इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम सिंपली यूज़ करते हैं IMG टैग को यूज़ करके हम जो इमेज का SRC है, मतलब सोर्स है, वो हम लिख लेंगे तो इमेज हमारे वेबसाइट में शो हो जाएगा। इसके लिए सिंपली आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर एक इमेज कॉपी कर लिया और उसका नाम है 1। तो उसके नाम को हम SRC में लिखेंगे। अभी अगर मैं यहाँ पैराग्राफ के नीचे टाइप करूँ IMG, तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहला नंबर टेक्स्ट है IMG, सबसे पहला नंबर जो हेडिंग है वो आ गया IMG। इसके बाद यहाँ पर SRC है, SRC के अंदर मैं लिखूंगा 1.png जो हमारा डेस्कटॉप पर अवेलेबल है। सिंपली मुझे यहाँ पर उसे लाना चाहिए बेसिक HTML के फोल्डर में, तो वो ज़्यादा अच्छा मेथड है। तो मैं इसको बेसिक HTML में मैंने डाल दिया। अभी आप देख सकते हैं जो बेसिक HTML है उसके अंदर हमारा पिक्चर है 1.jpg से, तो मैं इसको भी चेंज करता हूँ JPG, तो 1.jpg आ गया। अभी मैं इसका आउटपुट चेक करने के लिए ब्राउज़र में जाता हूँ। आप देख सकते हैं जो बड़ा सा इमेज हमारे साथ आ गया। इसके बदले में आप अपने टेक्स्ट को चेक करें कितना छोटा है और इमेज बहुत बड़ा इमेज है। इसीलिए मैंने अपने नोट्स में यहाँ पर इसके लिए ऐड किया है साइज ऑफ इमेज के साइज को कम कर सकते हैं इसको वेट और हाइट देकर एंड पिक्सेल्स। तो ये असल में एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स क्या है? अगर हम किसी टैग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे उसको डिस्कवर करने के लिए, मतलब ये एक इमेज टैग है ना, हमने इसको दे दिया वेट और हाइट, तो हमने इसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया, तो इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स के जरिए हम ब्राउज़र को अच्छी तरह बता सकते हैं कि इस इमेज के साइज को क्या करना है, इस पर अगर बॉर्डर लगाना हो, पर कोई स्टाइल अप्लाई करना हो या इसमें कोई जावास्क्रिप्ट इंसर्ट करना हो, तो सिंपली हम इसके टैग को अंदर, तो मैं अपने HTML के कोड में आता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है IMG सोर्स। इस एट्रीब्यूट को अभी आप स्किप करें, सिंपली यहाँ पर लिख के वेट इज इक्वल टू 300 पिक्सेल्स। अभी मैं चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो मेरा इमेज है वो 300 पिक्सल पर सेट हो चुका है। और मैं इसको हाइट भी दे सकता हूँ। वैसे तो ये वेट काफ़ी है क्योंकि हाइट से शायद वो बिगड़ जाए। अगर मैं लिखूंगा 300 पिक्सल हाइट, तो आप देख सकते हैं ना जो उसका हाइट है वो कम हो गया, स्क्वायर फॉर्म में आ गया, लेकिन इमेज है उसकी कंडीशन कुछ इंटरफेस अच्छी तरह नहीं है। तो ज़्यादातर हम सिर्फ वेट को यूज़ करके या सिर्फ हाइट को यूज़ करके उसे हम कम कर सकते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पर देखा था आल्ट, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आल्ट क्या काम करता है। इसकी जगह मैं लिखता हूँ नेटवर्क इमेज। तो नेटवर्क इमेज मैं आल्ट में जो भी लिखता हूँ, बाज़ औक़ात आपने, अगर आपका इंटरनेट स्लो हो और एक वेबसाइट में आपको इमेजेस शो ना हो, तो उस इमेज के साथ आपको एक टेक्स्ट दिख रहा होगा, तो वो टेक्स्ट असल में हम आल्ट में लिखते हैं। अगर मैं यहाँ पर उसके एक्सटेंशन को ख़राब कर दूँ तो इमेज, जाहिर बात है, वो हमारे पास शो नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इमेज शो नहीं होता, तो उसके साथ लिखा है नेटवर्क इमेज। तो अगर आप भी अपने वेबसाइट में इस तरह शो करना चाहते हो इमेज के साथ, आप यूज़र को ये दिखाना चाहते हो कि अगर आपका नेटवर्क काम ना करे, उसको अंधेरे में ना रखे, उसको बताए कि ये इमेज क्या है, ये नेटवर्क के बारे में है।
इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर अपना नाम भी लिख सकता हूँ, वो भी वहाँ पर शो हो जाएगा। देख सकते हैं हुज़ैफा आ गया। तो आल्ट का काम आपने देख लिया। आल्ट क्या काम करता है, अगर इमेज सही तरह लोड ना हो तो उसकी जगह आपका आल्ट आ सकता है। इसी तरह एक और एट्रीब्यूट है इमेज के लिए, वो है टाइटल। और टाइटल में मैं लिख दूं नेटवर्क इमेज, और अभी मैं यहाँ से उसका जो एड्रेस है वो सही कर लेता हूँ। तो टाइटल क्या काम करता है, जैसे ही मैं इस इमेज पर हावर करूंगा तो माउस पर आ जाएगा नेटवर्क इमेज। तो जैसे ही मैं इस पर हावर करता हूँ, इसके साथ नीचे जो टेक्स्ट आता है नेटवर्क इमेज, इसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं टाइटल। तो आपने अच्छी तरह इमेज को सीख लिया है कि इमेज को अपने वेबसाइट में लाने के लिए हम पहले उसको SRC देते हैं। अगर आप सिर्फ SRC दे तो भी आपका इमेज चलेगा, लेकिन उसके विड्थ और हाइट को कस्टमाइज़ करने के लिए हम सिंपली विड्थ हाइट यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट में। और अगर आपका इमेज काम ना करे, डिलोड ना हो, तो उसके साथ एक टेक्स्ट आता है, वो हम लिखते हैं आल्ट में। और टाइटल आपने देख लिया कि मैं उस पर हावर करता हूँ, जो नीचे टेक्स्ट आता है उस पर मैं उसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट नंबर है लिंक्स एंड HTML। लिंक्स हम किस लिए यूज़ करते हैं, लिंक्स हम सिंपली अपने वेबसाइट कोई और पेज का रेफरल दे, या हमारे वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस हो तो उस मल्टीपल पेजेस को विजिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं लिंक। तो मैंने यहाँ पर अपना HTML फाइल ओपन किया। मैं यहाँ पर एक और फाइल बनाता हूँ, फाइल 2.html, और यहाँ पर भी मैं इसी तरह HTML क्रिएट करूँगा। और यहाँ पर H1 मैं लिखता हूँ हेडिंग में माय सेकेंड फाइल, बल्कि ये HTML फाइल है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आ जाऊँ अपने इंडेक्स HTML में। इंडेक्स HTML मतलब मेन फाइल में। तो हम तो लिंक्स के लिए हम सिंपली यूज करते हैं ए टैग, मतलब ए को हम टैग में बंद करके और उसको एक रेफरल देकर यूज करते हैं। हमें सिंपली लिखना है टैग में ए और उसको एक रेफरल देना है, जिस तरह हम इमेज को देते हैं SRC, तो उस तरह हम लिंक को देंगे href। मैं अपने इंडेक्स HTML में आ गया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए, तो ए को मैं जैसे ही टाइप करता हूँ तो उसके साथ href आ गया। href में मैं लिखता हूँ फाइल 1.html। आप देख सकते हैं मुझे सजेशन में वो फाइल आ रहा है। फाइल 1.html में मैंने लिख लिया। लेकिन अगर अभी मैं अपने वेबसाइट को विजिट करूं तो यहाँ पर कोई भी वो लिंक शो नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस लिंक के अंदर हमने लिखना होता है कि हमने यूज़र को क्या दिखाना है। तो मैं लिखूंगा विजिट फाइल 2, या मैं सिंपली पेज 2 भी लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लू टेक्स्ट है, इसका मतलब है ये एक लिंक है दूसरे फाइल का। इस पर मैं हावर करता हूँ तो साइड में आपको दिखता है यहाँ पर एक पेज का एड्रेस है file.html। जिस तरह मैं क्लिक करता हूँ तो आप इस पेज में आ गए माय सेकंड HTML। लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो ये इसी पेज में आपका फाइल ओपन हो गया। अगर मैं न्यू टैब में ओपन करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर इसके टैग के अंदर मैं लिखूंगा टारगेट और यहाँ पर ब्लैंक। अभी अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ एक टैब है, वो भी होम के नाम से। मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये दूसरे टैब में ओपन हो गया। तो इसी तरह मैं अपने वेबसाइट में लिंक्स क्रिएट कर सकता हूं मुख्तलिफ पेजेस का। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर मैं एक लिंक क्रिएट करूं इस पेज के टॉप पर जाने के लिए, तो उसके लिए वो भी मैं आसानी से कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक और लिंक बनाऊंगा और उसके अंदर मैं हैश लिखूंगा। लेकिन हैश हम क्यों लिखते हैं, इसके बजाय डॉट क्यों नहीं लिख सकते और कोई और एड्रेस क्यों नहीं? तो हैश मैंने इसलिए लिख लिया कि हैश जो है ये आईडी को रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए मुझे सिंपली H1 है, मैं इस H1 के टैग के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ आईडी। उसको मैं एक आईडी दूंगा टॉप पेज। तो ये पेज के टॉप पर है, इसलिए मैंने इसको आईडी दी टॉप पेज। और यहाँ पर हैश मैंने लिखा, हैश हम आईडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टॉप पेज। मैंने एक लिंक बनाया, उसके अंदर href पे मैंने लिखा टॉप पेज और यहाँ पर मैंने सिंपली लिखा टॉप। मैं यहाँ से BR भी कर लेता हूँ और इसके साथ भी BRs लगा देता हूँ और इसी तरह इमेज के बाद भी BR लगा दिया। अभी आप देख सकते हैं
میں BR ٹیگ انسرٹ کرتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وزٹ فائل ٹو، دوسرا فائل ہے وہاں پر وزٹ کرنے کے لیے، اور یہاں پر جیسے ہی میں ٹیپ کر دیتا ہوں آپ سائڈ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آئے گا index.html #top پیج۔ جیسے ہی میں نے اس کو کلک کیا تو آپ اپنے پیج کے ٹاپ پر آ گئے۔ تو آپ نے سیکھ لیا کہ ہم اپنے ویب سائٹ میں لنکس کس طرح وہ ایڈ کریں گے۔ اچھا، اسی طرح آپ اپنے ویب سائٹ میں کسی دوسرے آن لائن ویب سائٹ کا وہ لنک وہ بھی ہم اس میں لکھ سکتے ہیں۔ سمپلی میں یہاں پر لکھتا ہوں W3 اسکول کا ویب سائٹ میں اوپن کر لوں، اور اس کا جو لنک ہے، پاتھ ہے، وہ یہاں سے میں اٹھا دیتا ہوں اور یہاں پر ایک اور لنک کریٹ کر دیتا ہوں۔ تو W3 ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا، لیکن اس کے بعد مجھے یوزر کو ڈسپلے کرنے کے لیے کچھ لکھنا ہوگا۔ میں سمپلی لکھتا ہوں وزٹ ٹو W3 اسکول۔ تو یہاں پر اگر میں اس پر ٹیپ کروں وزٹ ٹو W3 اسکول، تو W3 کا ویب سائٹ وہ ہمارے پیج پر اوپن ہو گیا، لیکن ہم اس طرح بالکل نہیں چاہتے کہ ہمارے پیج پر اوپن ہو جائے۔ تو اس کے لیے میں لکھتا ہوں ٹارگٹ بلینک۔ تو یہ ابھی میں اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ نیکسٹ ٹیب میں اوپن ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم اس کے بعد پڑھیں گے فارمز ہمارے ویب سائٹ میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم ایک ویب سائٹ بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم پہلے ایک لاگ ان پیج بناتے ہیں جو یوزر سے اس کا یوزر نیم، اس کا ای میل اور اس کا پاسورڈ وہ انسرٹ کرے اور اپنے ڈیٹا بیس میں سٹور کر کے اس میں الاؤ کرے۔ تو میں نے یہاں پر مینشن کیا ہے کہ فارم کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہم ٹیگ یوز کرتے ہیں فارم، اور اس کے اندر کچھ ان پٹس ہے جس طرح ٹیکسٹ ہو گیا، پاسورڈ ہو گیا، نمبر ہو گیا، کلر ہو گیا، رینج، بٹن، سبمٹ، ریسیٹ، ڈراپ ڈاؤن، یہ سب ہم پڑھیں گے فارم میں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ 3 بتا دیتا ہوں کہ ٹیکسٹ، پاسورڈ، نمبر کو ہم کس طرح انسرٹ کرتے ہیں HTML میں۔ سب سے پہلے تو میں یہاں پر کچھ BR ایڈز کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد میں فارم کا ٹیگ وہ انسرٹ کرتا ہوں، لیکن آپ ابھی ایکشن کو ہٹا لیں، کیونکہ ایکشن کا مطلب ہے کہ اس فارم کا ڈیٹا کہاں پر جائے۔ تو یہ جاوا اسکرپٹ کا پارٹ ہے، اس کو ہم ابھی اگنور کریں گے۔ اچھا، ٹیکسٹ کو ہم یہاں پر انسرٹ کرنے کے لیے سمپلی لکھتے ہیں انپٹ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر انپٹ میں نے لکھ لیا، انپٹ ٹائپ ٹیکسٹ۔ تو یہ ڈپارٹ آ گیا۔ میں اس کے ساتھ ایک لیبل بھی لکھتا ہوں، اس کے ساتھ میں ایک لیبل بھی کریٹ کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پر میں لکھتا ہوں نیم، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا نیم لیبل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہے انپٹ ٹائپ ٹیکسٹ۔ اچھا، اگر میں اس فارم کے لیے یہاں پر جو میں نے دوسرا فائل کریٹ کیا تھا، اگر میں یہ یوز کروں تو یہ زیادہ بیٹر ہوگا۔ اس کے لیے میں سمپلی لکھتا ہوں فارم، ٹائٹل میں لکھتا ہوں فارم، اور اس کو بھی میں ایڈٹ کر لیتا ہوں فارم اینڈ HTML، اور یہاں پر جو فارم کا سیکشن ہے وہ میں اس میں پیسٹ کر دوں گا۔ تو فارمز اینڈ HTML، فارم میں نے ایک ٹیگ لگا لیا فارم کو انسرٹ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد میں نے ایک لیبل بنا دیا نیم، اور اس کے بعد انپٹ ٹائپ ٹیکسٹ۔ تو ابھی ہم اس کا ریزلٹ دیکھیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے پرانے پیج پر ہوں، تو وزٹ فائل 2 پر کلک کر کے میں فارم اینڈ HTML کے فائل میں آ گیا۔ یہاں پر میں نے نیم جو ہے وہ ایک لیبل میں سٹور کیا ہے، اور اس میں کوئی بھی ٹیکسٹ نمبر دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں 2 BRs لکھ کر نیکسٹ جو لیبل ہے وہ کریٹ کروں گا۔ دوسرا لیبل ہمارا ہوگا پاسورڈ کے لیے۔ یہاں پر میں انپٹ کرتا ہوں، اور ٹائپ میں لکھتا ہوں پاسورڈ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں انپٹ پر میرے 2 انپٹس آ گئے، پہلا نمبر ہے ٹیکسٹ کے لیے اور دوسرا ہے پاسورڈ کے لیے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا ہے نمبر۔ تو نمبر کو ہم کس طرح انسرٹ کریں گے، اس کے لیے میں ایک BR لگا دیتا ہوں، اور اسی طرح میں اس لیبل کو کاپی کر لیتا ہوں۔ فار ایگزامپل مجھے اگر یوزر سے ایج مانگنا ہو تو وہ میں ایج لیبل میں لکھوں گا، اور یہاں پر انپٹ ٹائپ میں نمبر لکھوں گا۔ یہاں پر میں نے BR نہیں لگایا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلا نمبر ہے، یہ ہم سے ٹیکسٹ لے گا اور نمبر بھی لے سکتا ہے۔ پاسورڈ ہم سے نمبر ٹیکسٹ دونوں لے سکتا ہے، لیکن کرپٹ فارم میں۔ اور ایج
एज हमसे सिर्फ नंबर ले भी सकता है, और यहाँ पर एक वो बटन से आगे को बढ़ाने के लिए और कम करने के लिए ये जो छोटे छोटे बटन आ गए हैं, जो हमने इनपुट में टाइप नंबर दे दिया, ये उसकी वजह से आ गए हैं। अगर हम इनपुट टाइप्स में यहाँ पर नंबर ना दे तो ये जो बटन्स है इंक्रीज और डिक्रीज के लिए ये आपके पास शो नहीं होंगे। इसके बाद मैं सिंपली करता हूँ इनपुट टाइप कलर, इनपुट टाइप फ्रेंच और बटन उसके बाद करेंगे। तो मैं शिफ्ट और आल्ट के जरिए ये टेक्स्ट कॉपी और पेस्ट कर सकता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर मैं लिखूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर करना है। यहाँ पर इनपुट टाइप कलर है और रेंज है, तो इनपुट टाइप मैंने कलर दे दिया और यहाँ पर इनपुट टाइप रेंज दे दिया। लेकिन उसके लिए मुझे लेबल की ज़रूरत नहीं है, या सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं कि पुट कलर और यहाँ पर सेलेक्ट रेंज। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पुट कलर में हम यहाँ से कोई भी कलर RGBA वैल्यू में हम ले सकते हैं। यहाँ पर जो RGB है उसका मतलब है रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर मैं इस ब्लू को 0 करूँ, ग्रीन को भी 0 करूँ, तो यहाँ पर बचता है रेड। तो आपको ये इसलिए रेड कलर दे रहा है। अगर मैं रेड को भी 0 करूँ, सबको 0 करूँ, तो ये आपको देगा सही है। तो कलर का जो इनपुट है उसको इंसर्ट करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं कलर टाइप इनपुट। और रेंज आपने मुख्तलिफ वेबसाइट में देखा होगा कि अगर आप कोई नंबर स्पेसिफाई करें कि इस नंबर से इस नंबर तक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम रेंज इंसर्ट करते हैं। इसके बाद मैं आऊँगा अपने इनपुट्स में। तो अभी मैं इनपुट टाइप बटन करूँगा, सबमिट करूँगा और रीसेट करूँगा। तो बटन के लिए जो लेबल है वो यूज़ नहीं होता। इस तरह से सबमिट के लिए भी मैंने यहाँ पर बटन लिख लिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबमिट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं बटन लिखता हूँ, सबमिट लिखता हूँ और रीसेट लिखता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों क्या काम करते हैं। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहले मैंने इंसर्ट किया बटन इनपुट टाइप बटन। तो इनपुट टाइप बटन तो आ गया, ये क्लिक भी होता है लेकिन ना कोई काम करता है और ना इसमें कोई लेबल शो हो रहा है। बटन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैल्यू और इसको मैं एक वैल्यू देता हूँ क्लिक मी। आप देख सकते हैं जो इसका लेबल है वो आ गया क्लिक मी। तो ये इस तरह आप इनपुट के ज़रिए बटन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बटन को क्रिएट करने के लिए आपके पास दो मेथड से हम यहाँ पर HTML में सिंपली भी लिख सकते हैं बटन और इससे भी हमारा बटन आ जाएगा, लेकिन उसमें जो लेबल है वो हमने स्पेसिफाई नहीं किया। तो उसमें मैं लिखता हूँ BTN2 मतलब बटन। आप देख सकते हैं BTN2 ये एक सही बटन है। इसके साथ आपका जो पाम है, मतलब आपका जो पेज है वो रिफ्रेश होता है। आप ऊपर देखिए, तो मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ तो ये फॉर्म जो है वो फुली रिफ्रेश होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, कुछ पासवर्ड लिखता हूँ और कुछ एज लिखता हूँ और मैं इस बटन पर क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं वो सारा जो डेटा है वो यहाँ से उड़ गया, मतलब वो रिफ्रेश हो गया फॉर्म। और ये बटन, ये पहला क्लिक में जो है ये मैंने बनाया था इनपुट टाइप बटन। ये मैंने इनपुट में बनाया था और ये मैंने बटन में बनाया था। अच्छा जी, तो मैं ये सबमिट और रीसेट फिलहाल मैं कमेंट करता हूँ। कमेंट में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कमेंट क्या चीज़ होता है। इनपुट टाइप बटन मैंने कर दिया, तो ये बटन मैंने इनपुट में कर लिया और ये सिंपली HTML की तरफ से आपको एक टैग मिलता है इनपुट के नाम से, तो वो मैंने लिख लिया। और यहाँ पर आप जो डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो इस सिंपल बटन से जाता है, लेकिन सबमिट से वो जाता नहीं है, लेकिन फिर भी आपका जो डेटा है वो उससे लेकर दूसरे पेज पर ले जाता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर इसके बाद दो इनपुट्स बनाए थे, इनपुट टाइप सबमिट और इनपुट टाइप रीसेट। अच्छा, तो इसके बाद इनपुट है सबमिट और इनपुट है रीसेट। ये दोनों क्या काम करते हैं? तो रीसेट तो नाम से जाहिर है, अगर मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिखूंगा और मुझसे यहाँ पर कोई गलती हो गई तो आप यूज़र के लिए एक बटन, एक इनपुट बना सकते हो रीसेट। इससे ये फॉर्म कहीं सबमिट नहीं होता, लेकिन सिंपली वो फॉर्म रीसेट हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है। ये सबमिट जो है ये आपका डेटा, फॉर्म का डेटा दूसरे पेज पर ले जाने उसके लिए यूज़ होता है। अच्छा जी, तो फॉर्म्स में हमने बहुत से चीज़ें सीख ली है।
नेम हम किस तरह इंसर्ट करेंगे, पासवर्ड, नंबर, कलर, और लेकिन उसके बाद हमारा बाकी है ड्रॉप डाउन। आपने मुख्तलिफ वेबसाइट में देखा होगा कि हम ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करके नीचे कंट्रीज या कोई चीज़ हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन हम लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन ड्रॉप डाउन के लिए मैं पहले एक लेबल बनाऊंगा। लेबल में बनाता हूँ चूज योर सिटी। तो ये मैंने सिंपली एक लेबल बनाया। लेबल से तो सिर्फ आपको शो होगा कि चूज योर सिटी, लेकिन यहाँ पर मैं N4 एक सेलेक्ट बनाता हूँ। तो सेलेक्ट में भी आपको सिर्फ ड्रॉप डाउन शो होगा, लेकिन उसमें हमने अभी तक कुछ हमने कुछ लिखा नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेलेक्ट में। अच्छा जी, तो ड्रॉप डाउन के लिए मैंने सिंपली सेलेक्ट लिख लिया, तो वहाँ पर आपको शो हो गया ड्रॉप डाउन। लेकिन हम उसमें ऑप्शन डालने के लिए सिंपली लिखेंगे ऑप्शन टैग, और ऑप्शन क्या है, सिटी हमने लिख लिया। तो हम सबसे पहले करेंगे पेशावर। इसी तरह हम कोई और सिटी भी इंसर्ट करते हैं, इस्लामाबाद, और यहाँ पर लाहौर। तो अगर हम इसको चेक करें, यहाँ पर चूज योर सिटी को क्लिक करें तो इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर ये आपको ड्रॉप डाउन मेनू में शो होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूं और मैंने अभी कुछ सेलेक्ट नहीं किया इसमें, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पेशावर सेलेक्टेड है। अगर मैं चाहता हूं कि ये कोई और सेलेक्ट हो जाए, ये इस्लामाबाद सेलेक्ट हो बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं इसमें लिखता हूं सेलेक्ट। मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा सेलेक्टेड। और अभी मैं इस पेज को चेक करूँ, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इस्लामाबाद जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। तो ये था हमारा सेलेक्ट टैग हम यूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन के लिए। उसके अंदर मैंने ऑप्शन क्रिएट कर दिए। तो ऑप्शन में अभी इस वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली पेशावर, इस्लामाबाद या ये लिख सकते हैं। इसके बाद भी मैं कुछ BRs लिखता हूँ। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स के लिए मैं पहले एक लेबल बनाता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर एक लेबल बनाया सेलेक्ट सब्जेक्ट के नाम से, और उसके सामने मैं लिखता हूँ N4 और टाइप में चेक बॉक्स। अगर मैं इसका रिजल्ट चेक करूं तो आप देख सकते हैं सेलेक्ट सब्जेक्ट्स के सामने एक चेक बॉक्स आ गया। मैं इसको टिक भी कर सकता हूं, लेकिन मैंने इसको ऑप्शन नहीं दिए कि कौन से सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने N4 टाइप चेक बॉक्स लिख लिया, लेकिन मैं इसके सामने लिखता हूं मैथ्स, और इसी तरह मैं इस चेक बॉक्स को 4 टाइम्स पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ केमिस्ट्री उर्दू। तो यहाँ पर मैंने एक लेबल बनाया है सेलेक्ट सब्जेक्ट के नाम से, और उसके बाद मैंने 4 इनपुट्स क्रिएट किए, लेकिन उसका टाइप जो है वो मैंने दे दिया चेक बॉक्स। तो उसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के नाम दे दिए। तो चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। जी, तो आप देख सकते हैं सेलेक्ट सब्जेक्ट के सामने 4 जो सब्जेक्ट के नाम है वो आ गए। इसी तरह आप अभी क्लिक कर सकते हो मैथ्स पर, केमिस्ट्री पर, उर्दू पर, प्रोग्रामिंग पर। अगर आपको कोई नहीं चाहिए तो आप सिंपली उसको अनटिक कर सकते हैं। तो हमने फॉर्म्स में सीख लिया कि आप किस तरह चेक बॉक्स बना सकते हो। अच्छा, मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन हम यहाँ पर भी बना सकते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन हम किस लिए बनाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रेडियो बटन और इसमें क्या डिफरेंस है। मैंने सिंपली यहाँ पर लिखा रेडियो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सर्कल वाला टिक है, जो वो सर्कल रेडियो बुलेट है वो आ गया। हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसके लिए भी एक लेबल बनाना होगा। जी, तो मैंने पहले लेबल बनाया जेंडर के नाम से, और फिर मैंने 2 इनपुट्स वो डाल दिए। एक है रेडियो, दोनों इनपुट्स का टाइप जो है वो रेडियो होना चाहिए, और उसके सामने मैंने लिख लिया मेल और फीमेल, जो अक्सर वेबसाइट में आप देखते हैं। तो जी, आप देख सकते हैं जेंडर मेल फीमेल, लेकिन हम इन दोनों को सेलेक्ट नहीं करेंगे, एक को सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर उसको एक नेम हम देंगे जेंडर। कोई भी नाम आप इसको देख सकते हैं, ये सिर्फ एक वेरिएबल क्रिएट करता है जावास्क्रिप्ट में, और इसको भी हम नाम देंगे जेंडर। लेकिन मेक श्योर कि आपके ये 2 नाम जो है ये सेम होना चाहिए। अभी अगर मैं अपने वेबसाइट में मेल क्लिक करूं और फीमेल, तो
تو وہ صرف ایک کو سلیکٹ کرتا ہے، دونوں کو نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں اس کا نام ڈفرینٹ کروں، جینڈرز لکھوں اور پھر میں میل کو سلیکٹ کروں یا فیمیل کو، وہ دونوں سلیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے مجھے دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ کا جو نیم ہے وہ دونوں سیم ہونا چاہیے۔ تو یہ تھے آپ کے ریڈیو بٹنز کہ آپ کس طرح فارمز میں ریڈیو بٹن کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو تقریباً ہمارا جو فارم ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ فارمز میں ہم انپٹ لیتے ہیں، پاسورڈ لیتے ہیں، ایج مطلب کوئی بھی نمبر، کلر بھی میں نے انپٹ کر لیا۔ اس کو میں نہیں چڑھتا کیونکہ اس سے فارم اوور ریسیٹ ہو جائے گا۔ یہاں پر میں لاہور، میتھس اور فیمیل میل ایک کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ یہاں پر میں ریسیٹ پر کلک کر کے سارا ڈیٹا کو ریفریش کر سکتا ہوں اور سبمٹ پر کلک کر کے سبمٹ میں جا سکتا ہوں۔ اچھا جی، تو یہاں پر فارمز میں ہم ٹیکسٹ ایریا بھی انسرٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ سمپلی یہاں پر پرانا وہ کام کرے، BRs لگا دیں اور اچھا جی، ٹیکسٹ ایریا کے لیے ہم سمپلی لکھتے ہیں ٹیکسٹ ایریا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹیکسٹ ایریا کا ٹیگ ہے وہ ہم نے لکھ لیا۔ ابھی اگر ہم اپنے ویب سائٹ میں جائیں تو یہاں پر ہم کوئی بھی ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ یہاں پر اس کو روز دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل مجھے 10 روز چاہیے اور کالمز جو ہے وہ مجھے چاہیے فار ایگزامپل 80۔ تو کالمز ہم نے 80 دیے تھے، تو اس لیے جو ہمارا کالمز جو ہے وہ ورٹیکل ہوتا ہے، تو 80 کالمز کے مطابق جو سپیس ہے وہ بائی ڈیفالٹ آپ اپنے ویب سائٹ میں کریٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ خود بھی اس کو سلیکٹ کر کے اس کو یہ کالمز اور روز بڑھا سکتے ہو۔ ابھی اگر میں اس کو کم کروں، میں نے روز دیے ہیں 10 اور میں کالم دیتا ہوں 5، تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کالم ہے وہ کم میں نے دیے تھے، تو اس لیے یہ ورٹیکلی زیادہ آ گیا۔ میں سمپلی اس کو 50 کر لیتا ہوں، تو 50 کالمز اور 10 روز کے مطابق جو ہمارا ٹیکسٹ ہے وہ آ گیا۔ لیکن اس کے لیے ہم یہاں پر ایک پلیس ہولڈر بھی دے سکتے ہیں۔ پلیس ہولڈر کے اندر ہم دے سکتے ہیں انٹر یور شارٹ انٹروڈکشن۔ تو پلیس ہولڈر میں نے لکھ لیا انٹر یور شارٹ انٹروڈکشن۔ تو ٹیکسٹ باکس کے اندر جو بائی ڈیفالٹ ٹیکسٹ ہے انٹر یور شارٹ انٹروڈکشن، لیکن میں اس کے اوپر جو لکھوں گا تو وہ ڈسیبل ہو جائے گا۔ جی، تو یہ ہمارا ایک فارم تھا، بیسک سا ہم نے HTML میں فارم بنا دیا۔ ابھی ہم اس کے بعد پڑھیں گے ٹیبلز اور لسٹ۔ کمنٹ تو میں نے ایک یوز بھی کیا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی ہم پڑھیں گے ٹیبل کے بارے میں، ہم HTML میں ٹیبل کس طرح بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیبل ٹیگ یوز ہوتا ہے ٹیبل کے لیے، اور TR جو ہوتا ہے ٹیبل میں جو روز ہوتے ہیں، روز اینڈ کالمز، تو رو کے لیے ہم TR لکھ سکتے ہیں۔ رو کے لیے ہم سمپلی لکھیں گے TR مطلب ٹیبل رو، اور TH ہم لکھتے ہیں ٹیبل ہیڈ کے لیے۔ جو آپ کا ٹیبل کا ہیڈ ہے اس میں وہ ٹیکسٹ کو بولڈ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں TD، تو TD وہ سمپل ٹیبل میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم 2 ایٹریبیوٹس پڑھیں گے، کال سپین اور رو سپین۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم ابھی ٹیبل بنائیں گے۔ اچھا جی، تو آپ نے وہاں پر دیکھ لیا ہے کہ ہم ٹیبل کے لیے کیا یوز کرتے ہیں، HTML۔ ٹیبل کے لیے ہم سمپلی ایک ٹیگ یوز کرتے ہیں ٹیبل کے نام سے۔ ٹیبل میں جو فرسٹ وہ ہیڈ ہوتا ہے، ہیڈر، تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں TH۔ لیکن پہلے میں آپ کو TR بتاتا ہوں کہ TR کیا کام کرتا ہے۔ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ ہم نے ٹیبل بنا دیا، اس کے اندر سب سے پہلے یہ رو ہے۔ TR ٹیگ کو یوز کر کے ہم رو بناتے ہیں۔ اس کے اندر میں ٹیبل ڈیٹا انسرٹ کرتا ہوں۔ ٹیبل ہیڈ میں جو سب سے پہلے ڈیٹا ہے میں اس کو دیتا ہوں نیم، ایک اور TD بناتا ہوں۔ اس طرح شاید آپ کو زیادہ سمجھ آئے یہ میں۔ اچھا، تو یہ پہلا رو ہے، اس کو میں بناؤں گا رول نمبر کے لیے، اور ایک دوسرا میں بناؤں گا کلاس کے لیے۔ شاید ابھی یہ 3 ٹائٹل، ابھی یہ 3 کالمز صحیح ہے۔ اگر ابھی میں آپ کو اس کا رزلٹ دکھاؤں تو ٹیبل آ گیا، لیکن اس کا جو وہ بارڈر ہے
وہ بارڈر نہیں ہے تو اس لیے یہ ٹیبل نظر نہیں آ رہا. تو ہم سمپلی اس ٹیبل میں یہاں پر لکھیں گے بارڈر اور ایک 1px کا بارڈر ہم لگاتے ہیں. اصل میں یہ CSS کا پارٹ ہے لیکن ابھی ٹیبل میں یہ ضروری ہے آپ کو ٹیبل دکھانا. تو یہ آ گیا آپ کا ٹیبل. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹیبل TR یوز ہوتا ہے ٹیبل رو کے لیے. تو اس لیے جو سب سے پہلا ڈیٹا ہے وہ ایک رو فارم میں آ گیا. میں یہاں پر ایک اور رو میں لکھتا ہوں ٹیبل ڈیٹا. اس کے لیے میں TD یوز کروں گا. یہاں پر میں لکھوں گا حذیفہ، ایک نام لکھوں گا میں. اس کے بعد میں رو نمبر لکھوں گا 100 اور اس کے بعد جو کلاس ہے وہ میں لکھوں گا فار ایگزامپل 5th. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیم کے نیچے نیم ہے وہ آ گیا حذیفہ، رو نمبر کے نیچے رو نمبر آ گیا اور کلاس کے نیچے کلاس آ گیا. اگر میں یہ پہلا نمبر رو جو ہے یہ ڈیٹا یہ میں ہائڈ کروں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ نیم کے نیچے رو نمبر کا ڈیٹا آ گیا اور رو نمبر کے نیچے کلاس کا. تو اس لیے آپ کو سیکوینس دینا مسٹ ہے. اگر آپ کو ایک رو خالی چھوڑنا ہے تو اس میں کچھ بھی نہ لکھے لیکن اس کو لکھنا ضرور ہے، مطلب ٹیبل ڈیٹا ٹیبل TD وہ ضرور لکھنا ہے. اسی طرح ہم ایک اور رو بھی کریٹ کریں گے ٹیبل ڈیٹا. اس میں لکھیں گے علی اور اس میں ہم لکھیں گے 120 اور اس میں ہم لکھیں گے 9th کلاس ہے فار ایگزامپل. آپ دیکھ سکتے ہیں جو 2 روز ہے وہ ہمارے پاس آ گئی. لیکن میں TD کیوں بتا رہا تھا، اگر آپ جو ٹیبل D ہے تو D کے بجائے ہم H لکھیں گے. TH کا مطلب ہے ٹیبل ہیڈ. تو یہ ہم ریموو کر کے لکھیں گے H. آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹیبل کا ہیڈ ہے وہ بولڈ ہو گیا. اسی طرح ہم کچھ اور بھی روز کریٹ کریں گے تو آپ کا ٹیبل وہ بڑھ جائے گا. اچھا، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کال سپین اور یہ رو سپین کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے میں اس ٹیبل کا جو ڈیٹا ہے وہ چینج کروں گا. میں نے چینج کر دیا، اس کے نامز میں نے چینج کر دیے، اس کے رو نمبر اور کلاس. تو اگر ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ سیکنڈ نمبر ڈیٹا ہے علی، تو ان دونوں کا نام سیم ہے، علی ہے. تو آپ ایک طریقہ تو یہ کر سکتے ہیں کہ نیچے بھی علی لکھ کر نیچے بھی علی لکھ سکتے ہیں. لیکن میں ان دونوں روز کو میں کیا کرتا ہوں، میں اس کو مرج کرتا ہوں. میں ان دونوں کو مرج کرنا چاہتا ہوں، مطلب ایک ہی سیل بنانا چاہتا ہوں. یہ ایک جو آپ کو باکس دکھ رہا ہے یہ اصل میں سیل ہے. تو میں علی اور حمزہ کو ایک سیل کرنا چاہتا ہوں. یہ ابھی 2 سیلز میں ہے. تو میں کس طرح کروں گا، میں علی کے ٹیگ میں جاؤں گا TD میں اور وہاں پر میں لکھوں گا رو سپین. تو یہ دونوں جو ٹیگز ہے، یہ دونوں جو سیل ہے یہ ایک سیل میں تبدیل ہو جائیں گے. جی تو میں آ گیا یہاں پر علی میں اور علی کو میں دیتا ہوں رو سپین. اور رو سپین میں سمپلی لکھتا ہوں 2 کیونکہ میں نے صرف 2 سیلز کو وہ ہٹانا ہوگا. اور یہاں پر میں حمزہ کو ریموو کر لیتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں جو علی ہے اس نے 2 سیلز لے لیے، مطلب یہ ڈیٹا بھی علی کے لیے ہے اور یہ ڈیٹا بھی علی کے لیے ہے. اسی طرح میں 100 اور یہ 5th کو میں ایک سیل بنا سکتا ہوں. تو جو 100 ہے اس کے سامنے میں لکھوں گا کال سپین اور لکھوں گا 2. اور اسی طرح میں یہاں سے یہ 5th جو ہے وہ ریموو کروں گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں 100 نے جو ہے دونوں سیلز لے لیے. اسی طرح آپ ایک ٹیبل بھی بنا سکتے ہیں اور اس میں کالمز کو سپین کرنا، رو کو سپین کرنا، وہ بھی میں نے آپ کو سکھا دیا. تو یہ اصل میں HTML میں ٹیبل کو کریٹ کرنا، اس کو مرج کرنا، اس کے ساری میتھڈ سے. ابھی جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے لسٹ. تو ہم سیکھیں گے کہ HTML میں ہم لسٹ کس طرح کریٹ کریں گے.
تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا نمبر لسٹ جو ہے وہ ہے ان آرڈر لسٹ. ان آرڈر لسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، فار ایگزامپل میں ان سب کو ایک لسٹ میں کنسیڈر کرتا ہوں، تو میں ایم ایس ورڈ میں سمپلی اس ڈاٹ بلٹس کو کلک کر کے ان سب کو ایک لسٹ میں بنا سکتا ہوں، اور ان سب کو میں کرنا چاہتا ہوں نمبرز کے لسٹ میں. تو جو یہ پہلا نمبر لسٹ ہے ایم ایس ورڈ میں، اس کو ہم HTML میں کہتے ہیں ان آرڈر لسٹ، کیونکہ ان کا کوئی آرڈر نہیں ہے، یہ صرف بلٹس پر آپ کو سپریٹ ہوتے ہیں. لیکن جو یہ دوسرا نمبر لسٹ ہے یہ آرڈر لسٹ ہے، اس کا ایک پراپر آرڈر ہے 1 2 3، تو اس کا ایک اسپیسیفک آرڈر ہے. اس کے لیے میں سمپلی یہاں پر ایک فائل بناتا ہوں list.html، اور یہاں پر ایک بوائلر پلیٹ کریٹ کر لیتا ہوں. جی تو یہ آپ ٹائٹل میں دیکھ سکتے ہیں list.html. یہ تو میں نے یہاں پر لکھ لیا list.html، اور یہاں پر میں نے list.html یہاں پر H1 میں آپ کے پاس شو ہو رہا ہے. تو یہاں پر میں لکھوں گا ان آرڈر لسٹ، U کا مطلب ان آرڈر. یہاں پر میں li لکھتا ہوں لسٹ کے لیے، اور یہاں پر میں لکھتا ہوں list1. میں نے یہاں پر 4 لسٹ بنا دیے UL کے اندر. UL کا مطلب ہے ان آرڈر لسٹ، مطلب یہ صرف بلٹس فارم میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلٹس کے فارم میں list1 list2 list3. تو یہ ایک ان آرڈر لسٹ ہے. میں اس کے اوپر لکھتا ہوں H2 میں لکھتا ہوں ان آرڈر لسٹ. ٹھیک ہے، یہ ان آرڈر ہے، اور اس کے بعد ہم کریٹ کریں گے آرڈر لسٹ. تو 2-3 BR لگا لیتے ہیں، 2 کاپی ہے بس. ابھی میں لکھتا ہوں H2 میں آرڈر لسٹ، اور یہاں پر ہم کریٹ کریں گے اپنا آرڈر لسٹ. آرڈر لسٹ کے لیے ہم نے لکھنا ہوگا OL مطلب آرڈر لسٹ، اور اس کے اندر اسی طرح ہم لسٹ لکھیں گے list1، اور اس کو سلیکٹ کر کے میں پیسٹ کر دیتا ہوں. تو یہ سارے لسٹ ہے، لیکن OL کے اندر ہے، مطلب پراپر 1 2 3 کا جو سیکوینس ہے وہ آپ کے پاس آئے گا. جی آپ نے دیکھ لیا لسٹ. تو آرڈر لسٹ کے اندر یہ براؤزر اس کو خود ہی 1 2 3 یہ اسائن کر لیتا ہے. آپ اس کو ABC بھی بنا سکتے ہو، اور آپ اس کے ٹائپ کو بھی چینج کر سکتے ہو، لیکن وہ سب ہم کریں گے CSS کے تھرو. تو آپ نے سیکھ لیا کہ آپ کس طرح HTML میں لسٹ بنا سکتے ہو. اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہے کمنٹ ہے، تو اس کا براؤزر کمنٹ کا جو ہے وہ براؤزر کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. کمنٹ سمپلی آپ اس ٹیگ کو بھی اگر میں اس ٹیگ کو کمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کنٹرول +/ اس کو کلک کروں گا، تو یہ آپ کے پاس کمنٹ میں تبدیل ہو جائے گا. کمنٹ اصل میں کیا ہے؟ کمنٹ جو ہے یہ آپ کا براؤزر اگنور کرتا ہے، آپ کا براؤزر اس کو ریڈ نہیں کرتا. یہ صرف آپ اپنے ڈاکومنٹیشن کے لیے یوز کرتے ہو. اگر ابھی میں آپ کو اس کا رزلٹ دکھا دوں تو آپ کو صرف یہ والا ٹائٹل نظر آ رہا ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوگا. دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر جو فرسٹ نمبر H1 کا ٹائٹل تھا وہ ہائڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ اس کو مینولی بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر میں لکھ دوں گا this is HTML comments. اگر آپ لاکھ کوشش کریں لیکن یہ جو ہے براؤزر میں شو نہیں ہوگا. دوستو تو یہ میں نے کچھ پریکٹس کوسچن بنا دی ہے، آپ اس کو دیکھیں. اگر ٹرائی کر سکتے ہیں تو آپ کو میں نے یہاں پر 4 کوسچن بتا دی ہے، ایک آرڈر لسٹ کے لیے، ایک فارم کے لیے، ایک ٹیبل کے لیے، اور ایک امیج کے لیے. تو آپ اس کو ٹرائی کریں، اور اس کا جو رزلٹ ہے ان سب سے ایک اسکرین شاٹ لے کر کمنٹ میں پیسٹ کریں.
और इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करके ब्राउज़र से एक स्क्रीनशॉट ले और मुझे कमेंट में पेस्ट करें। तो मैं आप सबके प्रोजेक्ट्स देखूंगा और उन पर कमेंट भी करूंगा इंशाल्लाह। जी, तो इस वीडियो में हमने सीखा HTML के कुछ बेसिक टैग्स जिसके ज़रिए आप एक वेबसाइट बना सकते हैं। हमने पेजेस को लिंक करना भी सीख लिया और इसके साथ साथ टेबल को भी बनाना सीख लिया, इसके साथ लिस्ट बनाना। और ये प्रोजेक्ट जो मैंने अभी बनाया है इस कोड का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में मैं ये सारा कोड भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेक बाय हुज़ैफा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपना जो मैंने लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए है उसका स्क्रीनशॉट वो आपने कमेंट में लाजमी मुझे शेयर करना है कि मैं आप सबके प्रोजेक्ट्स को देख सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।